Hello everyone, welcome to NCERT Physics by Amit Patel, chapter number 5 Magnetism and मैटर, लेक्चर नंबर 5.7। आज के रिवीजन लेक्चर में हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में स्टडी करेंगे। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज़ हम स्टडी करेंगे और उनके बेसिस पे जो क्यूरीज लॉ है उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी के सारे पॉइंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर अप करेंगे। तो यहाँ आज के लेक्चर में इतना ही होगा। पैरामैग्नेटिक, प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरामैग्नेटिक एंड क्यूरीज लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। तो पूरा वीडियो देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आपको कहीं पे भी डाउट हो तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो थैंक यू। आगे कंटिन्यू करते। चलो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस देखते हैं। ठीक है, तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर जो इंडिविजुअल एटम होगा, ठीक है, तो वो इंडिविजुअल जो एटम होगी, या तो मॉलिक्यूल में कंसीडर करूँ, आयन कंसीडर करूँ, तो उनके पास नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगी। मतलब नॉन जीरो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मतलब उसके पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होती है। ठीक है, क्लियर, हाँ कि ना। और फिर देखो यहाँ पे मतलब कि अगर एक सिंगल मॉलिक्यूल्स में कंसिडर करो तो इनकी कोई भी रैंडम डायरेक्शन में मैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कंसिडर कर लूँ। ठीक है, यहाँ पे जस्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन। तो ऐसे ही सारे मॉलिक्यूल्स को, एटम्स को मैं अगर सब्सटेंस के लिए कंसिडर करूँ, ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ग्रुप ऑफ एटम्स, तो इन सब की जो डाइपोल मोमेंट रैंडम डायरेक्शन में होगी। ध्यान से देखना, ये सब की डाइपोल मोमेंट रैंडम डायरेक्शन में। ठीक है, क्लियर। तो फिर पूरे सब्सटेंस की जो नेट डाइपोल मोमेंट होगी, नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगी, तो वो पूरे सब्सटेंस के लिए क्या बनेगी? जीरो बनेगी। और याद रखना, पूरे सब्सटेंस की जीरो है कब? जब इसको कोई आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया। जैसे ही ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को मैं मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करूँगा, तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से क्या होगा कि इन सब की जो रैंडम ओरिएंटेशन वाली मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सेट होगी। ऐसे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट सेट हो जाएगी। तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आपकी सेट होगी, तो मतलब ये जो ग्रुप है एटम का, ठीक है, ये पूरे सब्सटेंस के अंदर जितने भी एटम है सबकी डाइपोल मोमेंट एक डायरेक्शन में अलाइन होगी। ध्यान से देखना, कौन से डायरेक्शन में सेट होगी? इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मतलब कि जब भी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को आप मैग्नेटिक फील्ड दोगे तो उनके अंदर टोटल नेट डाइपोल मोमेंट मिलेगी। किसके बराबर होगी? इंडिविजुअल एटम की जो डाइपोल मोमेंट होती है उनके एडिशन के बराबर। फिर देखो कि अगर मानो कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को मैं नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखूँ, ठीक है, तो उनके अंदर जो डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड होगी वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होगी। तो देखो कि मानो कि एक सब्सटेंस में यहाँ पे कंसीडर करूँ, ये सब्सटेंस कंसीडर कर लूँ, क्लियर। तो अगर इस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को मैंने नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है, ठीक है, तो जब नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को, तो इनके अंदर जो डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड होगी वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होगी, ये वाली। मतलब मैं बोल सकता हूँ डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन आप सब लोगों को पता है, ठीक है, कि डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो कौन से डायरेक्शन में होगी? साउथ टू नॉर्थ। मतलब कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है तो ये वाली साइड पे नॉर्थ पोल इंड्यूस्ड होगा और ये वाली साइड पे कौन सी पोल इंड्यूस्ड होगी? वहाँ पे साउथ पोल। तो देखो ये आपका फील्ड का साउथ पोल है, ठीक है, और ये फील्ड का नॉर्थ पोल है, ठीक है। तो ये देखो नॉर्थ साउथ का क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। ये नॉर्थ साउथ का क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। लेकिन दोनों में से कौन सा अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा? कि जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। तो ए वाली साइड पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, तो आपका जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होगा वो कौन से डायरेक्शन में जाएगा? राइटवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे एक बात नोट करना कि जब भी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को मैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखूँ, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखूँ, तो टूवर्ड्स दी स्ट्रॉन्ग फील्ड वो मूव करेगा। ठीक है, इनको आप नोट कर लेना कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस किसकी ओर जाएगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड की ओर। हम बोलेंगे इसको कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड पसंद है। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, अगर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को मैं फ्रीली सस्पेंड करूँ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से डायरेक्शन में सेट होगा? देखो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है तो ऐसे सेट होगा। याद है, डायमैग्नेटिक आप
डायमैग्नेटिक ऐसे परपेंडिकुलर सेट होता था, पैरामैग्नेटिक सेम लाइन के साथ सेट होगा। फिर देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हमने नोट किया था कि आपकी जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर मैं यहाँ पे ऐसे रखूँ, ठीक है, ये मैंने बोला था ना कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस सेंटर वाले रीजन में सबसे ज़्यादा होगा, सेंटर वाले रीजन में सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। तो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा बनेगी, सेंटर पे। क्यों? सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है, और यहाँ पे हमने बोला ना कि पैरामैग्नेटिक फील्ड किसकी ओर जाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड की ओर, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे ये वाले केस में, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में ड्रॉ करूँ, ऐसे ड्रॉ करते थे हम, यस और नो, क्लियर, हाँ कि ना, मैंने ऐसे दिखा, बीच में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वीक होगा, और ए पोल वाली साइड पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो आपका जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होगा वो कौन से और जाएगा, ये वाली साइड पे, ठीक है। तो वहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, क्लियर। तो वहाँ पे वो थोड़ा ज़्यादा कलेक्ट होगा, और बीच में यहाँ पे डिप्रेशन होगा थोड़ा, मतलब कि वहाँ पे उनकी क्वांटिटी कम रहेगी। फिर देखो ये वाली साइड पे, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, तो अगर यू ट्यूब के अंदर, मतलब यू शेप की ट्यूब के अंदर कहीं पे मैंने पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस फिलअप करके रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखना कि ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड पसंद है, ठीक है। तो मतलब मानो कि यहाँ पे मैं आपको रिप्रेजेंट करूँ ऐसे, कि मानो कि ये यू शेप यहाँ पे कंसीडर कर लो, और इसके अंदर मैंने ना पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को फिलअप करके रखा है, ठीक है। तो ध्यान से देख के मुझे आंसर देना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ऐसे कि मानो कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मैंने अप्लाई कर दिया, तो ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे होगा ना, तो ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कौन सी ओर जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, टुवर्ड्स द फील्ड। डा के अंदर उल्टा था, यस और नो, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर उल्टा था, ठीक है, क्लियर। तो ये याद रखना, यस और नो, क्लियर। और जैसे मैंने बोला कि नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर आपका पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस रखोगे तो वो किसकी ओर जाता है, टुवर्ड्स दी स्ट्रॉन्गर पार्ट, यस और नो, वो किसकी ओर जाएगा, स्ट्रॉन्गर पार्ट की ओर, मतलब वीकर से कहाँ पे जाएगा, टुवर्ड्स दी स्ट्रॉन्गर। तो 1 बाय 1 हर एक पॉइंट आप समझ के इनको हाईलाइट करवाए से अपनी नोट्स में। फिर देखो कि अगर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को मैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखूँ, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स प्रेफर टू पास थ्रू इट, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसके अंदर से पास होगी, ठीक है, क्लियर, हाँ कि ना। मतलब देखो यहाँ पे कि मानो कि ये आपकी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ना ऐसे पास होके जा रही है, यस और नो, क्लियर, हाँ कि ना। देखो आपने डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के केस में स्टडी किया था ना कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे बाहर से निकल के जा रही थी, ये डायमैग्नेटिक के अंदर था, लेकिन ये पैरा के अंदर देखो कैसे पास होके जा रही है, अंदर से पास होके जा रही है, ठीक है। हाँ, ऐसे हो सकता है कि फिर यहाँ से ऐसे बाहर निकल के जाए। जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होगा ना, उनकी प्रॉपर्टीज़ भी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह ही होगी, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि यहाँ से कोई फील्ड लाइन ऐसे निकल के बाहर से जा रही है तो फेरोमैग्नेटिक उनको भी ज़्यादा खींच लेगा अपने अंदर से, ठीक है। मतलब कि हर एक प्रॉपर्टी वहाँ पे ज़्यादा होगी, कि यहाँ पे ज़्यादा डिप्रेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे वो ज़्यादा ए वाली साइड पे मूव करेगा, ठीक है, क्लियर। अब देखो कि अगर ये बाहर का मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट है, ठीक है, और ये अंदर का मैग्नेटिक फील्ड है, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा, बी ग्रेटर देन बी नॉट होगा, ठीक है, कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बी, वो ये बाहर के मैग्नेटिक फील्ड से ज़्यादा होगा, तो बी डिवाइड बाई बी नॉट। तो आप बोल सकते हो कि बी इज़ ग्रेटर देन बी नॉट, सो म्यू आर क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, सो म्यू आर क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, यस और नो, क्लियर, हाँ कि ना, क्लियर। चलो समझ में आ कि नहीं, चलो फिर देखो अगर म्यू आर ग्रेटर देन 1 होगा तो ये फार्मूला से आप मुझे ससेप्टिबिलिटी के बारे में भी बता सकते हो, ठीक है, कि इनका म्यू आर ग्रेटर देन 1 है तो लेफ़्ट साइड 1 जाएगा, तो म्यू आर की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, क्लियर। तो आपकी म्यू आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है,
तो ए लेफ्ट साइड पे जाएगा, तो ससेप्टिबिलिटी मुझे क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मुझे क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। यस और नो, क्लियर। चलो फिर देखो टेम्परेचर के साथ रिलेशन देखते हैं। तो ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वेरीज इन्वर्सली एज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस, कि जब भी टेम्परेचर इंक्रीज्ड होगा तो इनकी जो ससेप्टिबिलिटी होगी वो कम होगी। ठीक है, क्लियर, यस और नो। और उनकी मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो धीरे धीरे लॉस होगी। ये सब आप रीड करोगे एक बार, मैंने पहले एक्सप्लेन किया, आपको समझ में सब आ जाएगा। ठीक है, चलो फिर देखो यहाँ पे ये जो अभी बोला ना कि ससेप्टिबिलिटी कैसे कम होगी, तो जब भी टेम्परेचर आपका इंक्रीज्ड होगा, ठीक है, तो आपकी जो एटम होगी उनकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज्ड होगी और उनकी जो डाइपोल है, ठीक है, वो अपना ओरिएंटेशन चेंज करेगी। तो मतलब देखो कि आपने बोला था ना कि इन सबको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखूँ तो सबकी डाइपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में थी। तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा तो ये डाइपोल मोमेंट फिर से रैंडम डायरेक्शन में ओरिएंटेशन होना स्टार्ट करेगी। तो वहाँ पे इसकी वजह से उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ भी क्या होगी, कम होगी। चलो फिर नेक्स्ट, क्यूरीज लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। चलो तो क्यूरीज लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म क्या है, तो उनसे पहले देख लेते कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के एग्जांपल्स। ठीक है, तो एल्यूमिनियम है, सोडियम, कैल्शियम, O2, HTP, कॉपर क्लोराइड। ठीक है, तो ये सारी आपकी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। अब ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर कौन से सब्सटेंस है, याद रखना, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, तो ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर क्या होगा, कि जो मैग्नेटाइजेशन होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, कि मैग्नेटाइजेशन मैग्नेटिक फील्ड से डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में होगा एंड टेम्परेचर से उनका इन्वर्स रिलेशन होगा। तो अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड B0 कंसिडर करूँ, ठीक है, क्लियर, और टेम्परेचर T कंसिडर करो, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ B इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B0 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यस और नो, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, M इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B0 डिवाइड बाई T। और ये जो मैग्नेटाइजेशन होगा M, वो किसके बराबर होगा, ठीक है, तो M किसके बराबर होगा, C B0 डिवाइड बाई T, क्लियर। और यहाँ पे जो C होगा वो क्या होगा, क्यूरी कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो कि यहाँ पे चेंजेस हो रहा है। आप सबको पता है कि B0 मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो μ0 इंटू NI के बराबर। यस और नो, तो ये B0 की जगह पे देखो मैंने क्या रिप्लेस्ड किया, μ0 इंटू NI। यस और नो, और आपने रिलेशन स्टडी किया था ना, m इज इक्वल टू M डिवाइड बाई H। यस और नो, तो मैं यहाँ पे M इज इक्वल टू m इंटू H लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये मैग्नेटाइजेशन M की जगह पे मैंने यहाँ पे क्या लिखा, m इंटू H। यस और नो, चलो फिर देखो आपको एक और रिलेशन याद है कि ये N इंटू I किसके बराबर है, H के बराबर है। तो ये NI की जगह पे देखो मैंने क्या लिखा, यहाँ पे H लिख दिया। यस और नो, बाकी सब वैसे का वैसा रिप्लेस्ड किया मैंने। यस और नो, तो ये H कैंसिल आउट होगा। सो m इज इक्वल टू C इंटू μ0 डिवाइड बाई T, क्लियर। तो यहाँ पे ये आपकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का विथ टेम्परेचर रिलेशन मिल गया। और ये जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होगा उनके लिए ये जो रिलेशन है विथ टेम्परेचर, वो ऐसे मैं बोल सकता हूँ ना, देखो यहाँ पे, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो देखो मैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए यहाँ पे बोल सकता हूँ कि अगर यहाँ पे 1/T बोलूँ, देखो मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/T। ठीक है, तो यहाँ पे m में ससेप्टिबिलिटी कंसिडर करूँ और यहाँ पे 1/T कंसिडर करूँ, देखो ऐसे फॉर ए बनेगा कि नहीं, यस और नो, क्लियर। चलो फिर देखो इनके रिलेटेड थोड़ा आगे मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। तो देखो यहाँ पे, ठीक है, तो ये आपकी जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होगी, ध्यान से देखना, यहाँ पे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए क्या होगा कि उनकी ससेप्टिबिलिटी m और उनकी जो रिलेटिव परमिएबिलिटी होगी, ठीक है,
क्लियर। तो वो मटेरियल पे भी डिपेंड करेगी, साथ में टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगी। क्लियर, ये याद रखना कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए उनकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड रिलेटिव परमिएबिलिटी मटेरियल पे तो डिपेंड करेगी, लेकिन साथ में टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगी। ठीक है, यस और नो। और दूसरी बात कि अगर मानो कि मैं जो बाहर का मैग्नेटिक फील्ड है, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड को मैं क्या करूँ, दिख रहा है आपको, इंक्रीज करूँ, ठीक है, और टेम्परेचर को क्या करूँ, मैं कम करूँ, टेम्परेचर को कम करना है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करना है, तो मटेरियल का जो मैग्नेटाइजेशन होगा वो भी सीधी बात है क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो मैग्नेटाइजेशन वहाँ पे इंक्रीज होगा। अब इंक्रीज होते होते एक पर्टिकुलर कंडीशन पे वो क्या बन जाएगा, मैक्सिमम बन जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। और आपको पता है ये कब पॉसिबल है, ये सिंपल सा आपने जो पहले बोला था कि सारी मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाए, एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाए। यस और नो, क्लियर, हाँ कि ना, क्लियर। तो वहाँ पे मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, और इनसे आगे आप क्यूरी लॉ एप्लीकेबल नहीं कर सकते। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे एट वेरी लो टेम्परेचर, कि टेम्परेचर अगर आपकी कम होगी, ठीक है, लो टेम्परेचर पे आप देखो अपना दिमाग लगाना स्टार्ट कर दो, मैग्नेटाइजेशन में क्या होगा, ठीक है, कम रहेगी वैल्यू की ज़्यादा होगी, तो सीधी बात है टेम्परेचर कम होगा, ठीक है, तो वहाँ पे मैग्नेटाइजेशन उनका ज़्यादा होगा। ठीक है, तो मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू किसकी ओर जाएगी, टुवर्ड्स द मैक्सिमम, और एकदम लो टेम्परेचर पे मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू क्या बनेगी, मैक्सिमम बन जाएगी। यस और नो, क्लियर। और आपको पता है फिर से वहाँ पे भी सारी डाइपोल मोमेंट क्या होगी, सेम डायरेक्शन में अलाइन होगी, एक ही डायरेक्शन में अलाइन होगी, मैं बोलूँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होगी। ठीक है, तो वो क्या होगा, सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन होगा, कि यहाँ पे सारी डाइपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में क्या हो जाए, अलाइन हो जाए। ठीक है, तो ये क्यूरी लॉ था। और आगे स्टडी करते फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के बारे में। देखो एक पॉइंट मैं अभी ले लेता हूँ, ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमें बाकी का डिस्कशन करेंगे। तो जो भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होगी आगे जाके हम स्टडी करेंगे कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे ना तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो पैरामैग्नेटिक के अंदर कन्वर्ट होगी। ठीक है, तो वो टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, क्यूरी टेम्परेचर। अभी क्यूरी लॉ किया इसलिए मैंने ये टॉपिक साथ में लिया। ठीक है, चलो यहाँ तक रखते हैं। ओके।